हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्सोनिकल वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले अपने एमएस वर्ड के ही ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी उसमें आज ये 4th वीडियो होगा। और अगर आपने पुराने ट्यूटोरियल्स नहीं देख रखे तो यहाँ पर लिंक पे जाकर उसे भी देख लो, क्योंकि ये वीडियो उन पे भी काफ़ी डिपेंडेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेआउट एंड रेफरेंसेस के बारे में, हाउ टू सेट योर बेसिक पेज लेआउट और तरह तरह के जो रेफरेंस होते हैं एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में वो चीज़ कैसे सेटअप करते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, ऑफ कोर्स इट इज ट्यूटोरियल। तो चलो बिना देरी किए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये प्रीवियस वाला ही अपना डॉक्यूमेंट जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया था वही डॉक्यूमेंट अभी फिर से ओपन कर लेता हूँ और हम जानेंगे ये लेआउट एंड रेफरेंसेस के बारे में। तो लेट्स से कि मैं फर्स्ट ऑप्शन जो शुरू करता हूँ यहाँ से, ये है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि जो भी आप प्रिंट लेआउट में अगर अपना पेज को यहाँ पर एमएस वर्ड में देख रहे हो तो वो ये साइड का जो स्पेस छूटा हुआ है दोनों ही साइड में एंड टॉप एंड बॉटम में जो भी ये स्पेस छूटा हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मार्जिन। तो अगर हमें मार्जिन को सेट करना है तो आप सिंपल यहाँ पर मार्जिन पे क्लिक करके कुछ जो प्री सेट्स हैं जैसे कि नॉर्मल पे है, अभी फ़िलहाल के लिए ये नॉर्मल पे है। अगर हम नैरो पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये काफ़ी कम स्पेस पे एडजस्ट हो गया है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू डू दिस थिंग इन एडवांस। तो लेट्स से कि मुझे अपना एक पर्सनल मार्जिन सेट करना है, मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले प्रीसेट्स नहीं चाहिए। उस केस में हम यहाँ पर कस्टम मार्जिन्स में जाएंगे। कस्टम मार्जिन्स में जाकर हम ये सेटअप कर सकते हैं कि हमें ऊपर से, नीचे से या फिर दाएं बाएं जैसे भी हमें किस तरह का मार्जिन स्पेस चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इंचेस में अभी चल रहा है तो ये 0.5 इंचेस का अभी मार्जिन हमारे पास सेट है। उस केस में लेट्स से कि मुझे ऊपर से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 इंच, एंड बॉटम से भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, लेकिन मुझे जो है लेफ़्ट में थोड़ा और ज़्यादा चाहिए और राइट में कम ही रखना है। तो जैसे ही हम ये होल डॉक्यूमेंट को अप्लाई अगर करते हैं यहाँ पर तो फिर ये सिंपल उस तरह से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर सेट हो गया है और इधर करीब करीब 1/2 इंच का मार्जिन जैसा कि हमने वहाँ पर सेट किया था। तो ये बड़ा सा ही आसान सा टेक्निक है कि आप इस तरह से पूरा अपना पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन हमारे पेज का जो है अपीयरेंस ये पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप में है। तो अभी ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है ये पोर्ट्रेट में है, अगर हम इसको लैंडस्केप पे स्विच करते हैं तो ये थोड़ा चौड़ा सा दिखने लगेगा और जो है लेंथ हमारे पेज की कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, बेसिकली हम लोग कभी भी कोई एमएस वर्ड का प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लैंडस्केप लेआउट में तो नहीं ही रखते हैं। लैंडस्केप लेआउट इज़ मेजरली यूज्ड फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर कोई प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट अगर आप बना रहे हो तब आप उसे लैंडस्केप लेआउट में रखते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज साइज़। अब हमारे पेज का जो है साइज़ क्या होना चाहिए, और साइज़ जो है मैटर करता है तब जब आपको पेजेस पे प्रिंट करना हो। यही डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रिंट करना हो तो तरह तरह के जो हमारे पेज साइज़ अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा साइज़ है वो अगर हम देखें तो लेटर पे अभी सेट है, और अगर हमें A4 साइज़ के पेज पे प्रिंटिंग करनी है तो ये जो लेटर साइज़ पे हमारा अभी सेट है ये उसके लिए ओरिएंटेशन जो है थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो उस लिए हम मेक श्योर कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें, ये टारगेट रखते हैं अगर हमको उसे प्रिंट करना है तो सबसे पहला काम हम जाके उसकी साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे पेज पर हमें चाहिए। तो बेसिकली हम ज़्यादातर जो है A4 साइज़ को ही सेलेक्ट करते हैं। तो आप अगर A4 पे सेलेक्ट कर दोगे तो ये जो है पेज का साइज़ थोड़ा वेरिएबल सा उस तरह से एडजस्ट कर लेगा। हालांकि हम यहाँ पर जाकर कस्टम साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मोर पेपर साइज़ पे गया और यहाँ पर मैं जाकर जो भी डॉक्यूमेंट अपना चूज़ करना था उसे कर दिया और यहाँ से मैं पेज का विड्थ, हाइट सब कुछ जो है अपना कस्टम जो है बना सकता हूँ उसे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉलम। कॉलम क्या होता है कि ये जो हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में ही एडजस्टेड है। अब मुझे चाहिए कि मैं इतने से कंटेंट को
दो अलग अलग कॉलम में रखूं। जैसा कि आपने कई बड़ी मैगजीन्स में देख रखा होगा कि वहाँ पर दो कॉलम्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 कॉलम पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये सिंपल तरीके से हमारे कंटेंट को 2 कॉलम्स में एडजस्ट कर दिया। तो पहले इसमें इस तरह से फ्लो यहाँ तक चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलेगा। तो मैं इसे अभी अंडू कर देता हूँ। बस आप इतना सा जान लो कि तरह तरह के कॉलम्स आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लेफ़्ट में चाहिए ऐसा, अगर आपने कंटेंट को सेलेक्ट करके नहीं रखा है तो ये अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट कर देता है। सारे पूरे डॉक्यूमेंट में जो है उसी तरह का कॉलम एडजस्टमेंट हो जाता है। और फिर हम इसको कंट्रोल Z करते हैं फ़िलहाल। और अगर आपको और भी कॉलम्स चाहिए तो हम यहाँ पर मोर कॉलम्स पे क्लिक करके जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको चाहिए वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी विड्थ डिफाइन कर सकते हो, और टू द पॉइंट जहाँ पर होल डॉक्यूमेंट में करना है या सेलेक्ट करके करना है वो चीज़ भी आप यहाँ जाकर चूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्रेक्स। तो इस ब्रेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन कर रखा था, जो कि पेज ब्रेक होता है। तो आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हो, वहाँ पर हम इस पेज ब्रेक्स के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब देखते हैं ये लाइन नंबर्स क्या होते हैं। ये यूजुअली हम अपने डॉक्यूमेंट में कभी भी ऑलमोस्ट यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ा ही वियर्ड सा चीज़ यहाँ पर लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यूस यहाँ डालता हूँ तो ये ईच लाइन नंबर जहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट एंटर किया था उस लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि मैंने कितनी लाइंस यहाँ पर डाल रखी हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड सा चीज़ है। हम किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यहाँ पर MS वर्ड में डॉक्यूमेंट करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा विजुअल स्टूडियो आपको खोल के दिखाना चाहूँगा। ये एक सिंपल कोड एडिटर है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कोड यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, दिस इज़ अ जावा कोड, तो यहाँ पर हमें लाइन नंबर्स की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो जहाँ पर आपको कोड्स वगैरह डॉक्यूमेंट करने हैं तो हम ये लाइन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में जहाँ पर हमें कोई प्रिंट करना है ये बेसिकली नहीं यूज़ होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो हम इसके बारे में अभी स्किप करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं दूसरे वीडियोस में इसको बता सकता हूँ। फिलहाल हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं ये हाइफनेशन क्या चीज़ होती है। तो अब इस नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, इसको हम कहते हैं हाइफनेशन। हाइफनेशन बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा कोई टेक्स्ट यहाँ लास्ट में फिट नहीं हो रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। लेकिन हमें ऐसा कुछ चाहिए कि एक हाइफन लग के हमारा वो आगे ट्रांसफ़र हो। उस केस में हम एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। लेट्स से कि मैं इसको ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ये जो पिक्चर लिखा हुआ था अब ये हाइफनेटेड हो गया। पूरा पिक्चर यहाँ पे फिट नहीं हो सकता तो एक हाइफन ऑटोमेटिक ऐड हो गया। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस पेज में टोटल आपके पूरे डॉक्यूमेंट में वो ऑटोमेटिकली जो है हाइफनेट हो जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होता है अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है। और इसकी एक और मज़ेदार बात यह है कि आप अगर यहाँ पर कोई और टेक्स्ट इंसर्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली हट भी जाता है। इसलिए हमें मैनुअल हाइफनेशन मतलब ऐसे कुछ करके इस तरह से हाइफन कीबोर्ड पे प्रेस करके नहीं एंटर करना चाहिए जब भी आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप अगर हाइफनेशन ऑन रखते हो ऑटोमेटिक पे तो ये ऑटोमेटिकली ही उसको लेता रहता है। और साथ में अगर आपको इसके और भी ऑप्शंस को थोड़ा कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ हाइफनेशन ऑप्शंस में जाकर सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने कंसेक्यूटिव हाइफन्स यहाँ पर वो लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने में ही क्वाइट सिंपल सी बात है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर यू स्विच ऑन द हाइफनेशन टू ऑटोमेटिक। और हम नन पे छोड़ेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा स्पेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। दैट्स इट, इतना सही ये हाइफनेशन की बात हो गई। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ दिस इंडेंट एंड स्पेसिंग। इंडेंट इज़ समथिंग लाइक दिस, आई विल शो यू। लेट्स से कि मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है साइड में, तो हम इसको इंडेंटेशन में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। इंडेंटेशन का क्या फ़ायदा होता है, जब कोई हम हेडिंग वगैरह डालते हैं उस केस में हमें इंडेंटेशन जो है थोड़ा हेल्प करता है कि हम इसको थोड़ा अलग वगैरह सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर राइट साइड से सेट करूँगा तो हमारा कंटेंट जो है इस साइड से मूव होगा, और अगर लेफ़्ट साइड से करूँगा तो लेफ़्ट साइड से इधर मूव होगा। ऑलराइट,
लेकिन ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि हम यहाँ जाकर मैनुअली कोई इंडेंट सेट करें। बेस्ट तरीका क्या होता है कि अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो मैंने वहाँ पर बताए रखा है कि आप किस तरह से इंडेंटेशंस को यहाँ पर आपके हेडिंग और नॉर्मल स्टाइल्स में जाकर सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है स्पेसिंग। ये फिर से वही बात होती है जो चीज़ हम यहाँ पर स्टाइलिंग में सेट करते हैं, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इन मैनुअल ऑप्शंस को यूज़ करने के बजाय आपको जो है बेसिक जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही होता है उसको ही कस्टमाइज़ कर लेना ही ज़्यादा बेहतर रहता है मैनुअल लेआउट सेट करने के बजाय। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब ये चीज़ें जो हैं, ये ग्रेड आउट हैं, ये तभी एक्टिव होंगी जब आप कोई ऐसा टेक्स्ट बॉक्स या एलिमेंट जो है इमेज वगैरह सेलेक्ट करके रखते हो। तो ये वही सेम ऑप्शंस हैं जो हमें ड्राइंग टूल्स में भी मिल जाया करते हैं, रैप टेक्स्ट वाले। तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको अपने समझा रखा था। तो ये यहाँ पर पेज लेआउट में भी सेम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है एमएस वर्ड का, वो है रेफरेंस। अभी आपने बहुत पूरा जो लेंदी डॉक्यूमेंट एक बना लिया है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको तरह तरह के रेफरेंसेस डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हो और लेट्स से कि वो 200-300 पेजेस की बुक है, तो आप चाहोगे कि वहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, कुछ फुटनोट्स वगैरह होने चाहिए, साथ में इंडेक्स, और अगर कोई ऑथर का आपको साइटेशन वगैरह भी देना है तो ये सब कुछ आपकी बुक में मौजूद होना चाहिए। तो अब जल्दी से हम इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर हम कवर करके देखते हैं और जानते हैं वन बाई वन कि व्हाट इज़ दिस टेबल ऑफ कंटेंट एंड ऑल दिस थिंग इज़। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट को टैग करके रखा हुआ है, जैसे कि हेडिंग 1 क्या है, हेडिंग 2 क्या है, टाइटल क्या है, ये सब कुछ अगर आपने सेट करके पहले से रखा हुआ है, तो आप सिंपली टेबल ऑफ कंटेंट जस्ट क्लिक करके ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने ये गलत तरीके से इंसर्ट कर दिया है। जब भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, सबसे पहले आप एक नॉर्मल ब्लैंक पेज जो है अपने डॉक्यूमेंट के शुरू में ऐड करना चाहोगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम था, ओके नाउ आई करेक्टेड इट। अब यहाँ पर हम जाकर रेफरेंसेस में एक सिंपल तरीके से हम अपना जो है टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास अवेलेबल था चीज़, हमने उसको इंसर्ट किया। व्हाट इफ़ कि मैं चाहता हूँ इस टेबल ऑफ कंटेंट का डिज़ाइन मुझे खुद से क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। तो उस केस में मैं सिंपल यहाँ पर जाऊँगा और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करूँगा। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट का जो ये डायलॉग है, ये ओपन होते ही आप देख सकते हो कि तरह तरह के ऑप्शन आ गए और कैसे हम इन चीज़ों को जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, उसका टेबल ऑफ कंटेंट में जो हेडिंग्स का जो मैनर होगा वो इस तरह से कुछ रहेगा, फर्स्ट हेडिंग इधर, इंडेंटेड और ये सब कुछ। लेकिन हम इन सभी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ शुरू करते हैं पहले टैब लीडर से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नन सेट करता हूँ तो कोई रिलेशन नहीं रहेगा, जो कि काफ़ी ख़राब सा दिख रहा है। अब इस चीज़ को हम इस तरह से कर देते हैं। फ्रॉम टेम्पलेट, पहले से जो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं एमएस वर्ड के अंदर, लेट्स से क्लासिक, ये कुछ इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट, और आप तरह तरह के इन चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हो। शो लेवल्स, मतलब कितने तरह की हेडिंग्स को दिखाना है हमें, ये हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेवल 5 तक हम जा सकते हैं। लेकिन एक जनरल डॉक्यूमेंट में जो एक प्रोफेशनल तरीका है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसमें हम मैक्सिमम 3 हेडिंग तक ही जो है टेबल ऑफ कंटेंट में चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अब इतनी सी बात को लेकर अभी आगे भी और भी चीज़ें हम इसमें जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने जो हेडिंग 1 है उससे थोड़ा बोल्ड रखना है, तो हम यहाँ सिंपल तरीके से मॉडिफाई में जाएंगे, TOC 1 को सेलेक्ट करेंगे एंड देन मॉडिफाई में जाकर इसको बोल्ड कर देंगे। तो अब हम जब ओके क्लिक करेंगे तो जो हमारा जो हेडिंग 1 होगा, ये टेबल ऑफ कंटेंट में जो अपीयर होगा वो पूरा बोल्ड हो जाएगा।
फॉर एग्जांपल अगर मैं अब यहाँ पर ओके क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास बनाकर दे दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक और हेडिंग ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ और इसको मैं टैग कर देता हूँ हेडिंग 1 पे, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ। उस केस में हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है और अपडेट फील्ड कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पर अपडेट एंटायर टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जो पहला हेडिंग था उससे पहले भी एक हेडिंग 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी हेडिंग था वहाँ पर इसको ला दिया है। अब इस केस में अगर हमें अपने टेबल ऑफ कंटेंट को फिर से कुछ कस्टमाइज करना है तो हमें सिंपल फिर से रेफरेंस में जाना होगा और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर फिर से उसे रीडिज़ाइन करना होगा। हमने जैसा डिज़ाइन पहले सेलेक्ट करके रखा था, फॉर एग्जांपल इसे बोल्ड करके रखा था, वो अभी भी वैसा ही दिख रहा है। और अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लेवल 3 का हेडिंग है, तो लेवल 3 का हेडिंग जो है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए बाकी हेडिंग से। तो उसके लिए हम पहले TOC लेवल 3 को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। लेवल 3 को सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई में जाकर इसका हम फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पर हेडिंग 3 जो है वो छोटी हो गई और इसको ओके करते ही रिप्लेस दिस टेबल कंटेंट का ऑप्शन आया। तो अगर हमने इसको ओके प्रेस कर दिया तो अब आप देख सकते हो कि जो हेडिंग लेवल 3 थी वो थोड़ा छोटी हो गई है कंपेयर टू हेडिंग 1 एंड 2 के। इस तरह से हम अपने पूरे टेबल ऑफ कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, तरह तरह के कलर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं जैसा हमारा टेम्पलेट का रिक्वायरमेंट है। अब ये तो बात हो गई टेबल ऑफ कंटेंट की। अब आगे वाले पार्ट में हम बढ़ते हैं और इसका नाम है इंसर्ट फुटनोट। अब फुटनोट क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल में मैं इसको समझाना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा चीज़ है हमारे डॉक्यूमेंट में, कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है। फॉर एग्जांपल हमारे यूज़र्स जो इस डॉक्यूमेंट को रीड करने वाले हैं वो उस का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पर डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन पे अपना कर्सर रख दूँ और इंसर्ट फुटनोट करूँगा तो यहाँ पर एक फुटनोट ऐड होगा। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि व्हाट इज़ दिस डिज़ाइन अबाउट। तो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन। चलो मैंने इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये कीवर्ड हमारा जो है क्या चीज़ डिफ़ाइन करता है। तो आपने बहुत सारे बुक्स वगैरह में भी देखा होगा कि ऐसे फुटनोट जो भी टेक्निकल जार्गन्स वगैरह है हमें डिफ़ाइन करने हैं वो अगर कहीं पर डॉक्यूमेंट में, तो इस तरह से हम फुटनोट करके उसे दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़, अगर हम इसी पेज पर रहते हुए फॉर एग्जांपल लेआउट ऑप्शंस, सो लेआउट ऑप्शंस पे मैं एक फुटनोट इंसर्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट हो गया था, मेक श्योर कि ये थोड़ा अच्छे से सिलेक्शन हो। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वर्ड, मैं इसका एक छोटा सा फॉर एग्जांपल एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है और इजी टू अंडरस्टैंड। आप जितने भी फुटनोट इस पेज पर ऐसे डालते जाओगे वो 1 2 3 4 इस तरह से करके यहाँ ऑटोमेटिकली जो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे वाले पोर्शन में ऐड होते जाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग इज़ नेक्स्ट फुटनोट। तो अगर हमें नेविगेट करना है हर एक फुटनोट पे तो आप बड़े ही आसानी तरीके से नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करते हुए इस तरह से आप चले जाओगे। एंड नोट कुछ इस तरह से हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ कॉलम के पास था। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस पेज पर ही हमारा जो फुटनोट है वो ऐड हो, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है लास्ट में, सबसे डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना चाहिए। तो उस केस में हम एंड नोट ऐड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ स्मार्ट लुकअप। ये क्या है कि ये बहुत ही यूज़फुल तो नहीं है। अगर आप बिना MS वर्ड के पेज को जो है स्विच किए हुए, अगर आप कुछ एक कीवर्ड के बारे में जानना चाहते हो, आप जस्ट स्मार्ट लुकअप पे क्लिक कर सकते हो और इस तरह से आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाएगी और आप इस कंटेंट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर क्लिक करके आप जाओगे तो आपको ये ब्राउज़र में लेके चला जाएगा। एक तरह से ये इनबिल्ट डॉक्यूमेंट में ही किसी कीवर्ड को सर्च करने का तरीका है। नेक्स्ट थिंग इज इंसर्ट साइटेशन। साइटेशन क्या होता है एक डॉक्यूमेंट में? साइटेशन होता है किसी भी चीज़ के लिए, अगर किसी आप वेबसाइट से कंटेंट वगैरह आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रहे हो या फिर आप किसी अलग ऑथर के रेफरेंस को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हो तो उस केस में हमें साइटेशन इंसर्ट करने की ज़रूरत होती है।
चलो इसको अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि आखिर ये साइटेशन है क्या चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूँ कि इस कंटेंट को मैंने किसी वेबसाइट से लाया था। मैं इस वेबसाइट को रेफरेंस देना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में कि मैंने इस चीज़ को वहाँ से लिया है, इसलिए जो है क्रेडिट उसको ही जाए। उस केस में हमें क्या करना होगा, इंसर्ट साइटेशन में जाकर ऐड न्यू सोर्स करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट रखने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर मेक श्योर कि आप सेलेक्ट कर लो क्या चीज़ है। और नेम ऑफ द वेब पेज, चलो मैं इसे मान लेता हूँ कि मैंने texonical.com से लाया। ओके, उसके बाद वेबसाइट का नाम भी हमारे पास वही है, और लेट्स से कि मैंने 2020 में कुछ किया था, और इस तरह से हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिस्ट है इसमें हमारा साइटेशन ऐड हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जल्दी से कहीं पर रेफरेंसेस ढेर सारे डालने हैं तो इस तरह से जाकर इस साइटेशन का रेफरेंस यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि साइटेशन सिर्फ उन्हीं केसेस में हम यूज़ करेंगे जब कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स से आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर ला रहे हो या कंटेंट को ला रहे हो, उसको रिफ़र करने के लिए हम साइटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो भी एग्जिस्टिंग साइटेशन है हम मैनेज रिसोर्सेस में जाकर उसको जो है एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। और इस तरह से डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंटेंट मान लो कि मैंने लाए और जल्दी से मुझे वहाँ जाकर उसको मार्किंग करनी है, तो मैं रैंडमली जाकर जो पोर्शन जिस ऑथर से बिलोंग करता है उसको मैं वहाँ पर मार्किंग कर सकता हूँ। ये तब हैंडी होगा जब आप कोई बहुत ही लेंदी डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन सम रेफरेंसेस लिख रहे हो, तो साइटेशन एक बड़े ही काम की चीज़ होती है। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि स्टाइल क्या होता है। तो ये एक यूनिवर्सल टाइप का स्टाइल है कि तरीका कि हम साइटेशन को कैसे जो है इंसर्ट करना चाहते हैं। इसे हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल APA स्टैंडर्ड, शिकागो स्टैंडर्ड। सो एक तरह की ये स्टैंडर्ड है जो कि हम नॉर्मली यूजुअली APA पर छोड़ते हैं। और अब हम देखते हैं ये बिब्लियोग्राफी क्या होता है। Bibliography is something like collection of all the citation used in your document at one place. So let's say कि मैंने ये डॉक्यूमेंट अपना जो है लिखना जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, और मैं अब जाकर अंत में यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि कितने सारे जो है इसमें साइटेशंस इस डॉक्यूमेंट में यूज़ हुए हैं। तो मैं बिब्लियोग्राफी में यहाँ पर जाऊँगा, रेफरेंसेस में डालूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसा भी आपने वहाँ पर साइटेशन जो ऐड कर रखा था, तो ये एक रेफरेंस बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट का जो पूरा इंटायर कंटेंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस कंटेंट के बेसिस पर ये डॉक्यूमेंट हमने लिख रखा है। तो इसके लिए हमें अलग से स्ट्रगल करने की ज़रूरत ऐसा नहीं है। बस आपको करना ये है कि जब भी आप कोई कंटेंट दूसरी जगह से इंसर्ट कर रहे हो उसके लिए एक साइटेशन क्रिएट कर दो और उसे यहाँ पर टैगिंग कर डालो। तो इस तरह से जब भी आप कोई भी साइटेशन एंटर कर दोगे तो लास्ट में जाकर उसका रेफरेंस आप दे सकते हो बिना किसी मशक्क़त के। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? किसी भी इमेज का या फिर किसी टेक्स्ट बॉक्स का आप कोई भी जो डिज़ाइन एलिमेंट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हो उसके लिए आप थोड़ा सा कैप्शन डालते हो। फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में मैंने लेट्स से कि इमेज डाल रखी है, तो ये इमेज क्या चीज़ के बारे में बताती है, इसके लिए मैं एक छोटा सा कैप्शन डाल सकता हूँ। तो सिंपली हमें वो इमेज को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर हम इसके रेफरेंस को डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बाइक लिख दिया, और बाइक लिखने के बाद जब हम ओके क्लिक करेंगे तो ये छोटे से स्पेस में यहाँ पर हमारे पास इस बाइक का जो है रेफरेंस अवेलेबल है। ये फिगर 1 है और ये बाइक है। तो लेट्स से कि मैं अगर एक बार इसी इमेज को और इंसर्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, मैं इसको इनलाइन कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर बाइक की फिर से एक इमेज डाल दी और ये हमारे पास फिगर 1 था। तो अब जब आप यहाँ पर जाकर कैप्शन इंसर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है फिगर 2 पे सेट हो जाएगा। तो दिस इज़ बाइक 2। इस तरह से हम
कर सकते हैं। या फिर जो भी मल्टीपल टाइप के आप इमेज कर रहे हो, कैप्शन में जाकर उसका एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दोगे कि हाँ ये इमेज क्या चीज़ बताती है। या फिर अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स भी आप रखे हो तो ये भी दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इमेज, तो हम इसके लिए भी जो है कैप्शन डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें लेबल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फिगर नहीं है, ये कोई इमेज नहीं है। हम इसको कुछ और भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं इक्वेशन टेबल, ये 2-3 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सेम चीज़ें अगर आपने कोई टेबल इंसर्ट कर रखी, मैं यहाँ पे एक टेबल के लिए एग्जांपल लेकर देखूँगा। लेट्स से कि मैंने एक टेबल डाल रखी है और अब इस टेबल के लिए मुझे चाहिए कि मैं कैप्शन दूँ। तो मैं यहाँ पर टेबल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा कि दिस टेबल टॉक्स अबाउट ब्ला ब्ला थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर भी ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये टेबल के केस में ऊपर क्यों आया उसको भी हम सेट कर सकते हैं। हम फिर से यहाँ पर जाएंगे। फॉर सम रीज़न यहाँ पर जो पोजीशन वाला ऑप्शन है मेरे लिए इनेबल्ड नहीं है, लेकिन आप अगर ये पोजीशन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक मेरे वर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये एक्टिव नहीं है। तो आप यहाँ पे जाके अबव सेलेक्टेड आइटम या बिलो सेलेक्टेड आइटम उस तरह से डिसाइड कर सकते हो। फॉर फिगर के लिए ये ऑटोमेटिकली बिलो सेलेक्टेड आइटम पे आ रहा है और टेबल के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि कहाँ पर इंसर्ट होने वाला है। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल के लिए इनको डिलीट करता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ये क्या चीज़ होती है? बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं इन जनरल, जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से कुछ हमें टेबल ऑफ फिगर भी चाहिए होता है। तो जितने भी फिगर्स इस पूरे डॉक्यूमेंट में, जितने भी टाइप के इमेजेस वगैरह हैं, उन सब को हम यहाँ पर एनलिस्ट कर सकते हैं। हमें सिंपली टेबल ऑफ इंसर्ट फिगर में जाना है और दैट्स इट, ओके करना है। तो नो टेबल ऑफ फिगर्स एंट्रीज फाउंड। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ गलती की है। अब हमने देखते हैं यहाँ पर क्या गलती की है। तो हमने यहाँ कोई गलती की है और क्या गलती की है, ये बड़ी ही आसान सी बात है। अब हम यहाँ पर फिर से जाकर देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। गलती यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कैप्शन लेबल मैंने जो सेलेक्ट करके रखा है वो टेबल पे सेलेक्टेड है, क्योंकि हमने अभी प्रीवियसली टेबल पे, तो हमें इसको फिगर पे सेलेक्ट करना है। और जैसे ही हम फिगर को सेलेक्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पर एक टेबल आ गया, जितने भी फिगर्स कैप्शन वाले इंसर्टेड थे वो सब कुछ आ गया। अब लेट्स से मैं कंट्रोल और क्लिक करूँगा तो ये सीधे मुझे उसी कैप्शन पर लेकर जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका हो जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी इमेज इंसर्ट किए मैंने, फिगर्स, टेबल्स, ये सब कुछ जो हमने इंसर्ट किए हैं उनका एक टेबल वहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा। और इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ़ फिगर्स और नंबर ऑफ़ टेबल्स यहाँ पर इंसर्टेड हैं। हालांकि आजकल के डॉक्यूमेंट्स में ऐसा यूज़ नहीं हो रहा है। यूजुअली हम टेबल ऑफ फिगर्स वगैरह क्रिएट नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ पहले के कुछ डॉक्यूमेंट्स में ये एक ट्रेंड था कि लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स इन द डॉक्यूमेंट दैट शुड बी प्रेजेंटेड जस्ट बिलो द टेबल ऑफ मेन कंटेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो इस पे जाकर, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस बारे में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मार्क एंट्री। ये बात होती है, ये एंट्री क्या चीज़ है, यहाँ पर हम इसको जल्दी से समझते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट में एक चीज़ होती है इंडेक्स। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा फिनिश कर चुके हो लिखना और चाहते हो कि कुछ कीवर्ड्स का एक लिस्ट हमारे डॉक्यूमेंट में जो है लास्ट में पेज पे रहना चाहिए, जैसे कि आपने कुछ बुक्स वगैरह में भी देखा होगा कि नंबर ऑफ फ्यू कीवर्ड्स आर लिस्टेड इन द लास्ट पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इंडेक्स को एंट्री करने से पहले हमें उसका मार्क करना पड़ता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स को हमें जो है इंडेक्स में दिखाना है। तो हम यहाँ रैंडमली कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसे मार्क एंट्री। तो जस्ट दैट्स इट, हमने जैसे ही क्लिक किया मार्क एंट्री को, यहाँ पर एक डायलॉग खुला और इसमें हमने मार्क कर दिया। ये मार्क करने पे क्या है, यहाँ आपको बहुत सारे सिंबल्स दिखने लग गए होंगे। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी आप करते हो तो ये रिव्यू के लिए ओपन हो जाता है और इसे आप स्विच ऑफ कर सकते हो यहाँ जाकर, ठीक है। लेकिन आप जितनी बार भी एंट्रीज करोगे तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप
इस चीज़ को ऑन ज़रूर रखो, क्योंकि आपको पता चल सकेगा कि कौन से कीवर्ड्स को आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो। तो लेट्स से कि मैंने इस पे मार्किंग हो गई। अब मैं जैसे ही लेट्स से कि मैं डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करना चाहता हूँ, इस पे जाऊँगा और यहाँ पे मार्क करूँगा, तो अब डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास इसका जो है कीवर्ड तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैं रैंडमली स्मार्ट टार्ट क्या होता है, ठीक है, मैं इसे एक कीवर्ड मानता हूँ और मुझे इंडेक्स में इसको एंट्री करनी है। तो इस तरह से मार्किंग हम करते जाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट में। आपको जो जो कीवर्ड्स मार्क करने होंगे वो चीज़ें हम कर लेंगे। और इसका मेन टारगेट क्या है कि हमें एक इंडेक्स क्रिएट करनी है, एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो जिसको हम कहेंगे इंडेक्स में जो है देना है। अब लेट्स से कि मैंने 3-4 ऐसे मार्किंग कर ली। अब हम लास्ट में पेज में जाएंगे। यूजुअली इंडेक्स जो है लास्ट पेज पे आता है, टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट पेज पे आता है। तो अब मैं अपने पेज के लास्ट पे आ गया और यहाँ पर मैं जाकर इंसर्ट इंडेक्स करूँगा। तो इंसर्ट इंडेक्स का जो ये डायलॉग ओपन होगा, इस केस में हमें कौन कौन से जो है टाइप के इंडेंटेड दिखाने हैं या अनइंडेंटेड दिखाने हैं, ये सब कुछ यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ मैनेज हो जाएगा। और जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे, जो जो भी कीवर्ड्स मैंने सेलेक्ट करके रखे थे वो यहाँ इंडेक्स में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको सिंपली एक हेडिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडिंग डालता हूँ सिंपल इंडेक्स, आई डोंट नो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी। तो आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट में थोड़ा काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर नॉट ऑन सम अननेसेसरी स्टाइल्स, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम एंड दिस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ माय पेज। तो अगर मान लो कि मैं अभी और भी एंट्रीज अपने कीवर्ड्स की यहाँ पर करना चाहता हूँ, तो यहाँ सिंपल से जाके फिर से रेफरेंस टैब में जाकर मार्क एंट्री कर सकता हूँ। प्रूफ को भी मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पर वेयर को मार्क कर दिया और रीडिंग को मार्क कर दिया। तो ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड जो है हमारे पास अवेलेबल होगी। लेकिन उस केस में ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, हमें फिर से ऐसे ही राइट क्लिक करना होगा और अपडेट फिल करना होगा, या तो यहाँ से अपडेट इंडेक्स को ही कर देना होगा। तो अभी मैंने जिस चीज़ों की मार्किंग की वो यहाँ पर आ गया। और साथ में ही अगर आप इंसर्ट इंडेक्स में जाते हो, जैसे कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट को डिज़ाइन करना सीखा, यहाँ भी वही सेम तरीका होता है। आपने अगर किसी हेडिंग्स वगैरह को भी सेलेक्ट करके रखा है, वो सारी हेडिंग्स इस तरह से जो है मैनेज होते हुए यहाँ पर लिस्टेड हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कितना गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो थ्रू द मीडियम ऑफ इंडेंटेशंस, लिस्ट, पैराग्राफ, हेडिंग्स, टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स। ये सारे ऑप्शन जो सारे एलिमेंट होते हैं एमएस वर्ड के, इन सब पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही गुड लुकिंग बना सकते हो इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करते हुए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो इज़ साइटेशन मार्किंग। साइटेशन मार्किंग इज़ अगेन द सेम थिंग ऑलमोस्ट, बट यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर करके एक एक चीज़ों को करना पड़ेगा। ये कुछ इंडेक्स तरह से बनाना पड़ जाता है हमें। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड डाला और उसके कीवर्ड्स को हमें बताना है कि ये जो है एक साइटेशन रेफरेंस है, तो हम उसको सिंपल सेलेक्ट करते हैं। ये सेम तरीका होगा जैसे हम इंडेक्स एंट्री कर रहे थे और इस तरह से हमने मार्क कर दिया। अब आप जैसा कि देख सकते हो इसका जो कोड है वो थोड़ा डिफरेंट आया है, ठीक है। और फिर सेम टू सेम हम वहाँ पर लास्ट में जाकर अपने पेज की जो है डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जाकर अगर हमें कोई एंट्री करनी है तो हम यहाँ पर जाकर बड़े ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। इंसर्ट लेवल ऑफ अथॉरिटीज़, ऑल केसेस एंड एवरीथिंग। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर एंट्री की थी, साइटेशन की तरह से कीवर्ड को सेलेक्ट किया था, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इन जनरल ये बहुत ही ज़रूरी नहीं होता है, बेसिकली हमारा काम इंडेक्स से भी चल सकता है, तो इसे देने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ अथॉरिटीज़ को लेकर बहुत ही स्पेसिफिक रहना है अपने डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। तो मैं अब मेरे डॉक्यूमेंट को थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। इस मार्किंग चीज़ को हम हटा लेते हैं, काफ़ी वियर्ड सा लगता है, लेकिन हाँ अगर आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू वगैरह करना है तो ये बड़े ही काम की चीज़ होती है कि एक्स्ट्रा स्पेस ना हो, कहीं पर जो है एक्स्ट्रा पेज ब्रेक वगैरह ना ऐड हो गया हो।
तो ये बेसिकली हमें सब कुछ दिखाता है जो चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये डॉट डॉट, इस एक डॉट का मतलब हुआ कि एक स्पेस है वहाँ पर, और उसी तरह से हर एक चीज़ जहाँ पर हमने इंटर प्रेस किया है वो सब कुछ आपको देख सकते हैं हम। और अगले वीडियो में हम इसी के बारे में और भी बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन रिव्यू अ डॉक्यूमेंट वेरी प्रोफाउंडली एंड मेक कमेंट्स, या फिर बहुत सारे ऑथर अगर लेट से कि एक ही डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो तो रिव्यू पैनल की आपको बहुत ज़रूरत होती है। तो अगले वीडियो में हम अपने रिव्यू के बारे में ही देखेंगे, और थोड़ा सा अगर टाइम रहा तो हम मेलिंग के बारे में भी देखेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ MS वर्ड पे, उसमें हम रिव्यू के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना कि क्या नहीं पसंद आया। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।